हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एग्जाम को देखते हुए और फिजिक्स की दूसरी वीडियो डालेंगे। तो वीडियो में हम लोगों ने पहली वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था, पूरा दर्पण पढ़ लिया। पूरा हम लोगों ने जो भी था थियरी प्रकाश का परावर्तन, ये सब चीज़ें हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग आज दूसरी वीडियो में ना लेंस से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो लेंस क्या है, अपवर्तन क्या होता है, लेंस के कितने टाइप्स होते हैं, लेंस का वर्क कैसे होता है, चिन्ह परिपाटी नियम क्या है, ये सारी चीज़ें। और इसमें हम लोग लेंस के ज़्यादातर टॉपिकों को कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अब लेंस को। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेंस होता क्या है। तो लेंस जो होता है ना हमारा, एक समान कह सकते हैं ना कि एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो कि आने वाली प्रकाशिक किरणों को अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित करने वाला उपकरण है। ऐसा माध्यम या ऐसा प्रकाशिक माध्यम जो अपने मार्ग या अपने आपतित होने वाली प्रकाशिक किरणों को उनके मार्ग से थोड़ा सा विचलित कर देता है, लेंस कहलाता है। ठीक, कांच का ऐसा पारदर्शक या ऐसा माध्यम जो आपतित होने वाली प्रकाशिक किरणों को उनके मार्ग से विचलित कर देता है, अपवर्तित कर देता है, उसे हम लोग लेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो लेंस का मुख्य काम क्या हो गया कि प्रकाश का अपवर्तन करना, प्रकाश को क्या कर देना, उसके मार्ग से हल्का सा मोड़ देना। अब हम लोग समझेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। तो देखो इधर, जैसे हमारा कोई प्रकाश हुआ, कोई प्रकाशिक किरण कहीं से आ रही है। मान लेते हैं ये जो हमारा माध्यम था ये वायु है और दूसरा वाला जो हमारा माध्यम है वो कांच है। पहला माध्यम वायु था, दूसरे माध्यम का क्या था हमारा, वो कांच। तो अब अगर जब प्रकाशिक किरण आई वायु माध्यम से आई तो वायु में इसकी चाल अधिक होगी, और जैसे ही ये इंटर करेगी ना, कांच के माध्यम में इंटर करती है, तो होता क्या है ना कि अब यहाँ वायु के जो कण थे ना वो काफी दूर दूर होते हैं। वायु गैसों का मिश्रण होता है, इसमें क्या होते हैं, कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो जिसको आसानी से प्रकाश की किरणें पार हो सकती थी। लेकिन जब ये कांच में इंटर करते हैं तो कांच के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और जब कण पास पास होते हैं ना तो इनको इस सीधे रास्ते से कभी भी जाने नहीं देंगे। ये क्या कर देंगे, इनका रास्ता धीरे धीरे करके थोड़ा सा विचलित कर देते हैं। मतलब ये हुआ ना कि जो प्रकाश था वायु में जिस रास्ते से जा रहा था, वायु में इस रास्ते से आसानी से निकल जाएगा ये, क्योंकि वायु के कण बहुत दूर दूर होते हैं। वायु में जो भी कण गैसें होती हैं छोटे छोटे, वो दूर दूर होती हैं, तो प्रकाश सीधे सीधे आराम से जा सकता है। जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं ना कि हम किसी रोड से जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, और एक ऐसा रोड जिस पे भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत माइनर है, तो हम आराम से सीधे जा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत भीड़ भाड़ वाला रोड मिल जाए, ऐसा जगह मिले जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जहाँ जैसे इसमें प्रकाश के कण जो यहाँ इनको गुजरने के लिए जो मार्ग है उसमें कणों की संख्या बहुत अधिक है, तो ये क्या होगा कि हम भी क्या करेंगे, जब भीड़ भाड़ जाओ रोड रहेगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, तो हम अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होंगे ना, इधर उधर मुड़ के। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है, ये कण क्या करते हैं कि प्रकाश को सीधे ना जाने दे करके थोड़ा थोड़ा विचलित कर देते हैं, और इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के साथ घटित वह घटना जिसमें प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, विचलित होता है। ठीक है ना। जैसे दो घटनाएं बताए थे हमने, एक परावर्तन में क्या हो रहा था कि यहाँ से टकरा करके वापस लौट जा रहा था। दूसरा होता है अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश अपने मार्ग से हल्का सा विचलित, अब देखो इसको ऐसे जाना चाहिए था, सीधा सीधा अपने मार्ग में निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ पे एक विक्षेप आया ना, इधर अपने मार्ग से विचलित हो चुका है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, यहाँ प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, अपवर्तित हो रही हैं, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो रही हैं। अपवर्तन का अभिप्राय ऐसे समझो ना कि अपवर्तन का मेन जो अभिप्राय है वो प्रकाशिक किरणों का थोड़ा सा अपवर्तित हो जाना, विचलित हो जाना। और जब ये विचलन हो जाता है ना तो इसी को बोलते हैं कि ये प्रकाश के साथ अपवर्तन की घटना है। मतलब प्रकाशिक किरणों का अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और जो कारक, जो उपकरण या जो माध्यम इस विचलन को प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा हमारा नॉर्मल सी बात कि जैसे कोई विरल माध्यम था, सघन माध्यम चेंज हुआ, प्रकाश थोड़ा सा विचलित हो गया। लेकिन अगर हम कोई उपकरण बनाए, कोई ऐसा उपकरण बनाए जो कि इसके मार्ग को विचलित करे, तो उसी उपकरण को हम लोग लेंस कहते हैं।
ऐसा उपकरण जो प्रकाश के अपवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, प्रकाशिक किरण को मोड़ने का गुण प्रदर्शित करता है, अपवर्तित करने का गुण प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये लेंस है। लेंस का अभिप्राय कैसे हो जाएगा कि प्रकाश किरण को अपवर्तित करना, ठीक ना। इसका संबंध कहाँ से होता है? अपवर्तन से होता है। मतलब एक ऐसा माध्यम जो प्रकाश किरण को अपवर्तित करता है, लेंस कहलाता है। अब जो लेंस होता है ना, लेंस एक समांग पारदर्शी मिश्रण, मतलब कह सकते हैं ना समांग पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। समांग का मतलब होता है ना कि एक ऐसा माध्यम, ऐसे समझो कि समांग क्या है। समांग का मतलब होता है सम प्लस अंग। अंग का, सम का मतलब होता है समान, अंग का मतलब होता है भाग। मतलब हमने ना कोई, अब ऐसे समझो ना कि हमने मिलावट किया किसी चीज में और उसमें से हमने किसी भाग में से थोड़ा सा उठाया और दूसरे भाग में से थोड़ा सा दूसरी जगह उठाया, दोनों की क्या मात्राएं समान समान हमने उठाया। हमने एक थाली ले लिया, थाली ले लो आराम से, और उसमें हमने किसी दो पदार्थों के लिए, जैसे हमने ले लिया बालू और चीनी को, और हमने इनको खूब मिलाया, या फिर हमने ले लिया चीनी और जल को, खूब मिलाया इनको, ठीक है ना। तो जब खूब मिला देंगे और उसमें से हमने थोड़ा सा जल, यहाँ से जल क्या है तो बन जाएगा, जब चीनी और पानी हम मिलाएंगे तो ये तो रस बनेगा। उसको हम लोग थोड़ा सा इधर निकाल लिया, थोड़ा सा अलग भी निकाल लिए। तो जब हम निकाल के देखेंगे ना, तो इसमें जितने चीनी के कणों की संख्या होगी उतना ही चीनी के कण इस वाले में भी होंगे, अगर हमने समान मात्रा में लिया तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक समान भाग में कणों की संख्या समान होती है, वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाएगा। यदि विलयन है तो समांगी विलयन कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ जो लेंस होता है ना, लेंस के कहने का मतलब ये होता है ना कि लेंस जिस पदार्थ से बना होगा, जैसे कांच से बना है, तो यदि ये कांच से बना है ना, तो कांच में जो कांच के कणों का घनत्व होगा, कांच के कण, कांच बना जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे कण होंगे, तो कांच के कणों का जो घनत्व होना चाहिए ना, वो हर जगह समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे कम हो जाए कहीं पे ज्यादा हो जाए। तो लेंस का अभिप्राय कैसे है कि मतलब एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम। दूसरी चीज क्या होना चाहिए कि पारदर्शी होना चाहिए, जिसके आर पार प्रकाश जा सके, ठीक ना। तो एक समांगी और पारदर्शी माध्यम से हम लेंस का निर्माण करते हैं। और लेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है उत्तल लेंस, दूसरा हमारा होता है अवतल लेंस। मतलब क्या हुआ कि इनके 2 टाइप्स हैं। एक हो गया हमारा अवतल लेंस और दूसरा हमारा क्या हुआ? उत्तल लेंस, ठीक ना। एक को हमने क्या कहा? अवतल लेंस, दूसरे को उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस होते क्या, आप इनको समझते हैं, ठीक ना। लेंस क्या है? हमारा प्रकाश का अपवर्तन करने वाला, और ये 2 माध्यम थे। प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो रहा था, उसे हम अपवर्तन कहते हैं। अब अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस का मतलब होता है ना, अव का मतलब होता है धंसा हुआ, और लेंस का मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन करने वाला। तो मतलब एक ऐसा माध्यम जिसके तल धसे हो और वो प्रकाश का अपवर्तन करे। तल धसे होने का मतलब क्या हो गया कि हमने बनाया एक इस तरह का लेंस। अब देखो ये लेंस जो है ना, बीच में क्या है? धसा हुआ है। बीच में देखें तो हमें क्या पे ये धसा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ये अवतल लेंस है। अव मतलब धसा हुआ, लेंस मतलब लेंस, एक ऐसा लेंस है जो बीच में धसा हुआ है, इसलिए अवतल लेंस है। उत मतलब होता है उभरा हुआ, इसको हम करते हैं ना तो उत प्लस तल कर देते हैं, और लेंस। उत का मतलब होता है उभरा हुआ, और तल का मतलब होता है कि पृष्ठ। यहां पे तल का भी अभिप्राय पृष्ठ से होगा। तो अब देखो एक ऐसा लेंस जिसका पृष्ठ बीच में उभरा हो, तो कुछ इसकी संरचना हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में क्या हो गया? इधर किनारे पर देख रहे हैं तो धंसा हुआ है, लेकिन बीच में उभरा हुआ है। तो 2 तरह के लेंस, एक जिसका पृष्ठ अंदर धंसा होगा, दूसरा जिसका पृष्ठ ऊपर उभरा हुआ होगा, ठीक है ना। तो अवतल लेंस का अभिप्राय किससे हो गया कि एक ऐसा लेंस जो बीच में धंसा होता है, अवतल लेंस कहलाता है।
उत्तल लेंस की परिभाषा पूछे तो बोल देंगे कि एक ऐसा लेंस जो बीच में उभरा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो लेंस हमने पढ़ा, प्रकाश के अपवर्तन करने वाले यंत्र या उपकरण या माध्यम को लेंस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस का मतलब एक ऐसा लेंस जो बीच में धंसा हुआ हो, और उत्तल लेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा लेंस जो बीच में उभरा हुआ हो। तो ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हुए। अब हम लोग जब पढ़ेंगे, अब आगे जब प्रकाश चलता है ना, तो प्रकाश जब चलता है तो अपवर्तन इसका माध्यमों के कारण होता है। और जैसे प्रकाश चल रहा है, पहले वायु मिला, फिर कांच मिल गया या जल मिल गया, कुछ भी, तो यहाँ प्रकाश थोड़ा सा मुड़ता है। तो अब ये मुड़ने का जो मेन रीजन होता है वो माध्यम के कण होते हैं या माध्यम होता है। ठीक, तो माध्यमों का दो तरह से बंटवारा होता है। जो हमारे माध्यम होते हैं ना, इन माध्यमों का दो विभाजन किया जाता है। पहला होता है हमारा सघन माध्यम, सघन माध्यम, और दूसरा होता है हमारा विरल माध्यम। पहला हमारा क्या है, सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम कहने का मतलब ये होता है ना कि एक ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास हो। विरल माध्यम का कहने का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा माध्यम जिसके कण थोड़ा दूर दूर हो। माध्यम कहने का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा, या हम कह सकते हैं ना कि वह स्वरूप जिसमें प्रकाश वितरित होता है, जिसमें ऊर्जा विद्यमान होती है, माध्यम कहलाता है। जिसके कण विद्यमान होते हैं, माध्यम। अब समझो कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश जब चल रहा है तो माध्यम में जाएगा। माध्यम दो टाइप्स के होते हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम। सघन माध्यम कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं। विरल माध्यम कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं। जैसे गांव में बोला जाता है ना कि थोड़ा, या फिर हम लोग नॉर्मली भी बोलते हैं कि थोड़ा सघन होकर के बैठ जाइए। सघन होकर के बैठ जाने का मतलब क्या है कि थोड़ा पास पास हो जाओ, ज़्यादा लोग हो जाओ। ठीक है ना। तो एक ऐसा माध्यम जिसमें कण क्या हो, पास पास हो, उसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। दूसरा हमारा है विरल माध्यम। विरल माध्यम कहने का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा माध्यम जिसके कण दूर दूर हो। क्लियर है। सघन में क्या होता है, घना होगा, मतलब पास पास होगा, और विरल में क्या होगा, दूर दूर होगा। तो दो तरह के माध्यम हुए, एक हो गया सघन माध्यम, दूसरा हो गया विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब कि एक ऐसा माध्यम जिसके कण घने होते हैं, विरल माध्यम का जिसका कण दूर दूर होता है। अब जब प्रकाश, मान लो कि पहले विरल माध्यम में चल रहा था ना, विरल माध्यम में चल रहा था, खूब आराम से चल रहा था, उसकी एक निश्चित लिमिट थी। तुम लोग जैसे ना खाली रोड मिला था, खूब दबले जा रहे हो, लेकिन जैसे ही भरा हुआ रोड मिला, सघन माध्यम मिला, स्पीड स्लो होगी। तो जब स्पीड स्लो होती है और पथ चेंज होता है, इसी को तो हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम से जब आप सघन माध्यम में जाएंगे ना, तो हमेशा अपवर्तन होता है जब माध्यम चेंज होते हैं तो। और जब हम कोई उपकरण बना देते हैं तो उसे लेंस कहते हैं। ये दो टाइप्स के हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और अगर आगे हम लोग देखें ना, तो अब इसमें ना प्रकाश का बहुत सी चीजें विद्यमान होती हैं। जैसे अगर हम लेंस को पढ़ते हैं तो लेंस में हो गई आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, इन सब चीजों को परिभाषित करते हैं। ठीक है। तो आगे देखेंगे। तो अब समझते हैं इधर, जैसे एक लेंस है, उत्तल लेंस ले लेते हैं, और कोई प्रकाशिक किरण आई और इनसे टकरा करके ना मान लेते हैं कि अपवर्तित हो जा रही है, समांतर आ रही है, और फिर उसके बाद जो होगा यहाँ से अपवर्तित हुई। ठीक है। तो अभी हमें ना सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को समझ लेते हैं, फिर इनको समझते हैं। अभी जैसे देखते हैं ना कि एक समतल, कोई हम दो माध्यम ले लेते हैं, और इस माध्यम में एक किरण है जो आ रही है, और उसके बाद ये अपवर्तित होकर के निकल रही है यहाँ से। इसको जाना था सीधा, लेकिन ये क्या हो गई, थोड़ा सा विक्षेपित हो गई, थोड़ा सा मुड़ गई। ठीक है। तो अब जो किरण आ रही होती है ना, उसके सापेक्ष हम एक ठो रेखा खींचेंगे जो कि लंबवत होगी। इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। और ये चीज आपको लिखवाई गई है,
अभिलंब, यह बताया गया। पिछली वीडियो में भी देखोगे ना, तो वहां पे भी हमने बताया था कि जो आधार के साथ 90 अंश का कोण बनाता है ना, उसी को अभिलंब बोलते हैं। ये होता है हमारा आपतन बिंदु, क्योंकि आने वाली किरण इसी पे आ रही है। तो ऐसा बिंदु जिस पर आने वाली किरण पड़ती है या आती है, आपतन बिंदु कहलाएगा। जो किरण आपतन बिंदु पर आ रही होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ऐसी किरण जो आपतन बिंदु पर आती है या लेंस पर आकर के गिरती है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या हो जाएगा हमारा, आपतन कोण। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है ना, ये वाला, इसे हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण। ठीक ना, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट आर से। और जो बीच में ये विस्थापन होता है ना, जो प्रारंभिक से, जैसे प्रारंभ में इनको तो जाना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन ये विचलित हो गए ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण। यहां देखो, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच हमारा कौन सा होगा, अपवर्तन कोण होगा। विचलित किरण तथा अपवर्तित किरण के, या कह सकते हो ना कि जो सीधी सीधी किरण थी और ये अपवर्तित किरण के बीच में जो हमारा कोण बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। या फिर बोल देंगे ना कि किरण हमारी इतने कोण विस्थापित हो गई है, इतने कोण विचलित हो गई है। यहाँ पे जो हमारा आधार होता है ना, इसको तो खैर आधारक बोलते हैं, लेकिन जब लेंस में बात करेंगे ना, तो लेंस में हमारा क्या होगा कि ये होगी हमारी आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण है। लेंस पर आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। दूसरी चीज, यहां अगर बात करें ना, तो यहां पे एक ऐसा बिंदु होता है जिससे आने वाली प्रकाशिक किरणें एकदम सीधा सीधा बिना किसी विचलन के चली जाती हैं। लेंस का वह बिंदु जहां से प्रकाशिक किरणें बिना किसी विचलन को प्रदर्शित किए सीधे चली जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इस बिंदु का नाम क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ऐसा केंद्र जहां से प्रकाश की किरणें सीधे गुजर जाएं बिना किसी विचलन के, कोई विचलन ही ना प्रदर्शित करें, वो हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र। दूसरा, लेंस का जो मुख्य आधारक होता है उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। तीसरा, समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर जाती हैं, समांतर आने वाली जिस बिंदु पर जाएंगी, ठीक है ना, याद रखिएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस बिंदु। ये दोनों लेंसों में अलग अलग साइड होते हैं। मुख्य फोकस बिंदु, समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस बिंदु। इसका हम नाम दे देते हैं F1। और यदि मैं दर्पण लेंस बदल दूं ना, लेंस को अवतल लेंस यदि हमने ले लिया है, तो फिर जो हमारा प्रकाशिक किरण होगी ना, वो टकराने के पश्चात यहां से देखो इधर आती है, मतलब इसका जो मुख्य फोकस बिंदु होगा वो हमारा किधर होगा, अपोजिट साइड होता है। यहां पे क्या हो रहा था, देखो अगर यहां पे हम बात करें ना, तो यहां पे आई लेंस के बाद हमें मिला फोकस बिंदु, यहां पे मिला मुख्य फोकस बिंदु, जबकि इसमें हमारा क्या हो गया कि मुख्य फोकस बिंदु पहले मिलता है लेंस के। ठीक, दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी। प्रकाशिक किरणों के साथ दो तरह की घटनाएं घटित हो रही है यहाँ पे। अभिसारी, अभिसरण की घटना, इसको हमने पहली वीडियो में भी बताया कि अभिसरण मतलब होता है एक निश्चित बिंदु पर एकत्रित होना, और अपसरण का मतलब होता है कि एक फैलना। ठीक है ना, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का नाम अभिसारी लेंस भी होता है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। ठीक है ना, बहुत पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या करता है ना, समांतर आने वाली सभी प्रकाशिक किरणों को मोड़ देता है और एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है। तो जब प्रकाशिक किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती है ना, तो इसको बोलते हैं अभिसारी, और ये किरणों को फैलाता है। अब समांतर आ रही है ना, देखो फैला दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। ये प्रसरण का काम करते हैं,
फैलाने का काम करते हैं, ठीक। और समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आपतित होती है या आपतित होती प्रतीत होती है उसे हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस बिंदु। दूसरी चीज, ये प्रकाशीय केंद्र है ना, यहाँ पे भी जो प्रकाशीय केंद्र होगा ना, यहाँ से प्रकाशीय किरणें सीधा सीधा गुजर जाती हैं। और आगे देखें तो जो हमारा मुख्य फोकस इधर हो गया ना, तो दूसरा फोकस बिंदु जो होता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की समान दूरी से और विपरीत साइड दूसरा फोकस बिंदु में पाया जाता है। दूसरा फोकस बिंदु इसलिए लिया जाता है ना कि कभी कभी फिगर बनाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो दो तरह के फोकस मिलते हैं हमें, प्राथमिक फोकस या मुख्य फोकस बिंदु, द्वितीयक फोकस। प्राथमिक फोकस बिंदु की कंडीशन ये होती है कि समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें उससे होकर के जाएंगी या आपतित होती हुई प्रतीत हुई। द्वितीयक फोकस बिंदु हम उतनी ही दूरी पे बराबर इधर अपोजिट साइड में मान लेते हैं, यहाँ पे भी मानेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा F2 द्वितीयक फोकस बिंदु, ठीक है ना। और आगे हम अगर देखें तो लेंस का जो ये बना हुआ है विभाग, इसको यदि हम बड़ा करें तो एक केंद्र को निरूपित करता है जिसको हम लोग वक्रता केंद्र नाम देते हैं, ठीक है ना। कि लेंस जिस केंद्र को निरूपित करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और अब इन चीजों में यदि हम देखें तो यहाँ पे जो किरणें हैं ना, ये थोड़ा सा विस्थापन प्रदर्शित कर रही है ना। जैसे मान लेते हैं ना कि कोई चीज होती है, कोई जैसे हमने एक वस्तु ले लिया और इसको जल में डुबोया है, और यदि हम उसको देखें ना तो हमें ऐसा लगता है कि वस्तु थोड़ा सा ऊपर उठी हुई है, जबकि रियलिटी में यहाँ होती है और वस्तु थोड़ा सा ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ऐसा विस्थापन जिसके कारण वस्तु जल में थोड़ा सा उठी हुई या प्रकाश के अपवर्तन के कारण विस्थापित प्रतीत होने वाली वस्तु की जो दूरी होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना। तो ये कुछ नाम होते हैं। और अब हम लोग आगे अगर देखें तो आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण, विचलन कोण, ये सारी चीजें हम लोग की हो गई, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं तो समझते हैं ना जो लेंस के प्रकार होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इन प्रकारों के भी प्रकार होते हैं। जैसे उत्तल लेंस के तीन प्रकार होते हैं, अवतल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। जैसे ना कुछ ऐसे आंख लेंस बेसिकली प्रयोग किए जाते हैं आंख के इलाज के लिए। तो एक होता है हमारा दूर दृष्टि के लिए, दूसरा निकट दृष्टि दोष के लिए। अब इसमें देखा गया ये ना कि कुछ ऐसे भी मरीज मिले जिनकी आंखों में दोनों समस्याएं थी, दूर दृष्टि दोष भी था, निकट दृष्टि दोष भी था। तो अब उसके लिए ना लेंसों को आपस में संयोजित किया गया और कंबाइंड लेंस का निर्माण किया गया, ठीक। तो यहाँ से ना लेंस के प्रकारों के भी प्रकार होते हैं। जैसे उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के तीन टाइप्स बांटे गए। पहला होता है हमारा उभयोत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतलोत्तल लेंस और तीसरा होता है समतलोत्तल लेंस। उभयावतल मतलब दोनों पृष्ठ क्या होंगे, उत्तल होंगे, या उभयोत्तल दोनों पृष्ठ, उभय मतलब होता है दोनों, उत्तल का मतलब उत्तल, दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, उसको हम लोग बोलते हैं उभयोत्तल। और दूसरा होता है समतलोत्तल। समतलोत्तल कहने का मतलब ये हो जाएगा ना कि पहली पृष्ठ समतल हो और दूसरी उत्तल हो। मतलब ये हो गया ना कि देखो पहली पृष्ठ हमने समतल लेंस का ले लिया और दूसरी पृष्ठ किसका लेंगे हम, उत्तल लेंस का लेते हैं। तो कुछ उसकी संरचना इस टाइप की बनती है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है उत्तलावतल लेंस, मतलब उत्तलोत्तल लेंस होता है। मतलब ये हो गया ना कि पहली अवतल हो जाए और दूसरी उत्तल हो जाए। तो ये सारे टाइप्स होते हैं। इसी तरह से हमारे अवतल में भी होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम आगे देखते हैं तो अब इन सब चीजों को हटा के आप चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। तो जो प्रकाशिक किरणें अपवर्तित होती है ना, तो अपवर्तन का यहाँ पे दो नियम होता है। पहला नियम ये कहता है ना कि आपतित किरण, अविलंब तथा ये जो हमारा अपवर्तित किरण होती है, ये तीनों एक ही तल को निरूपित करते हैं, एक सीधा सीधा तल, ठीक। और जो दूसरा नियम ये कहता है जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, और बहुत बार ये पूछा गया है। स्नेल का नियम पूछा ऐसे पूछ देता है ना कि स्नेल के नियम को परिभाषित कीजिए, स्नेल का नियम बताइए। तो इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण ये होता है ना कि आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, साइन थीटा या साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं। तो आपतन कोण की ज्या तथा
अपवर्तन कोण के ज्या, ठीक ना, ज्या का मतलब साइन, कह देगा कि आर की ज्या, तो ज्या का अभिप्राय ना, ज्या को अंग्रेजी में साइन कहते हैं, तो मतलब हो जाएगा साइन आर बोला जा रहा है। तो अब यहां पे कहा गया कि साइन आई तथा साइन आर का जो अनुपात होता है ना वो निश्चित होता है, वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम, जो कि इसके अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक मतलब ये क्या होगा ना, ये हमारा अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक मतलब अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये आखिर क्या है। तो इसका यदि हम संधि विच्छेद कर देना तो होता है अपवर्तन प्लस अंक, और अपवर्तन का मतलब होता है ना कि घुमाव वाला, अंक का मतलब अंक। जैसे ना यदि हम देखें ना कि हमारी कोई प्रकाशीय किरण थी जो आई और थोड़ा सा घूम गई इधर, इसको सीधा सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये घूम गई, तो ये जो घुमाव है ना, इसको हम लोग एक निश्चित स्वरूप में व्यक्त करते हैं कि इसने इतने का घुमाव दिया। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में गई तो ये इतने का विचलन प्रदर्शित करेगी, इतने मान का घुमाव प्रदर्शित करेगी, और उसी को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। मतलब अपवर्तित होने वाला अंक या अपवर्तन को प्रदर्शित करने वाला जो अंक होता है वही अपवर्तनांक कहलाता है, जो कि साइन आई तथा साइन आर के या आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये भी फॉर्मूला होता है। और जो हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम भी यही होता है कि आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है ना कि साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर, ये हमारे अपवर्तन का दूसरा नियम है, ठीक। यानी क्या जाएगा कि साइन आई बराबर एन इंटू साइन आर, और इसी को संशोधित करके स्नेल ने दिया था कि एन बराबर साइन आई अपन आर, ठीक है ना, कि अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है परावर्तन कोण के अपवर्तित कोण के ज्या के बराबर होती है। क्लियर है। तो दो नियम, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है कि साइन आई तथा साइन आर का अनुपात एक निश्चित होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद यदि हम देखते हैं, थोड़ा सा अब आते हैं अपवर्तनांक पे। तो अपवर्तनांक को अब आगे देखेंगे। अपवर्तनांक का मतलब होता है ना कि प्रकाशिक किरण में थोड़ा सा गति परिवर्तन कर सकते हो, या फिर कर सकते हो ना सापेक्ष गति परिवर्तन। दो तरह के अपवर्तनांक होते हैं, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये होता है ना कि जैसे हम किसी माध्यम के सापेक्ष इनको देखें, कोई माध्यम देख रहे हैं कि अच्छा प्रकाश उस माध्यम में इतना मुड़ रहा था, इस माध्यम में इतना मुड़ रहा है, तो इसका जो अपवर्तनांक है वो आखिर कितना है। और दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है ना वो हमारे वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष देखा जाता है, कि मतलब जैसे कोई प्रकाशिक किरण वायु में किस वेग से जा रही थी और कितना घुमाव दे रही थी, क्योंकि घुमाव हर जगह होगा। जब भी प्रकाश चलती है ना, एक माध्यम किसी भी माध्यम में ट्रेवल करे, इसके अंदर घुमाव निश्चित है आता है, घुमाव रहता है, बशर्ते वायु में बहुत माइनर होता है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम देखें ना तो कांच या फिर अन्य चीजों को ले लें तो उसमें घुमाव थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अब हम देखो, पहले थोड़ा थोड़ा घुमाव था, अब ज्यादा हो गया, तो वो इसी चीज को हम इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है दो टाइप्स का, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है ना कि एक ऐसा घुमाव जो कि वायु के या फिर निर्वात के सापेक्ष देखा गया हो, तो उसको हम लोग ना n1 से प्रदर्शित कर देते हैं या n2 से प्रदर्शित कर देंगे। मतलब उनमें ना आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और हम अगर कोई माध्यम ले लेते हैं ना, कोई माध्यम ऐसे ले लिए कि जो कि चल रहा है, कोई जैसे माध्यम 1 है, माध्यम 1 से प्रकाशिक किरण आई और माध्यम 2 में जाकर के अपवर्तित हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि जो माध्यम 1 था हमारा, उसमें हमारे प्रकाश के अंदर जो अपवर्तन था, जो कि प्रकाश की चाल थी या जो भी कुछ था, ये थोड़ा कम था, और यहाँ पे आकर के क्या हुआ, प्रकाश ऐसा सीधे जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। तो इसको जब हम लोग लिखते हैं ना, तो इसको लिखते हैं 1 और 2 माध्यम 1 के सापेक्ष, क्योंकि इन्हीं के सापेक्ष हम देखेंगे कि इसमें ज्यादा हो रहा है तो कितना ज्यादा हो रहा है। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अक्सर यहाँ पे गलतियां होती है, कोई 2 या 1 लिख देता है, कोई 1 और 2 लिख, तो ऐसा नहीं।
देखो, जिस माध्यम के सापेक्ष हमने लिखेंगे वो आगे रहेगा, जिस माध्यम में लिखेंगे वो पीछे हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 1n2। 1n2 का मतलब क्या हो जाएगा कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 में जो प्रकाश का अपवर्तन है वो कितना हो रहा है। और इसका फॉर्मूला भी होता है ना कि v1/v2, ठीक है ना, v1/v2 मतलब ये हो जाएगा कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। जैसे अब कोई हमने माध्यम ले लिया, पहले हमने लिया कांच, और कांच से प्रकाश निकल के चला गया जल में। कोई ये माध्यम है, कांच है, ठीक है ना, और कांच में प्रकाश आ रहा था और नीचे इसके जल लगा हुआ है, जल, और कांच से निकलने के बाद ये चला गया जल में। तो अब हम देखेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी थी और जल में प्रकाश की चाल कितनी है, और इन दोनों का जब अनुपात देखेंगे तो वही इनके अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है। मतलब ये है ना कि माध्यम 1 में चाल बटे माध्यम 2 में चाल, ये अपवर्तन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि अपवर्तन तो यहाँ से हो गया। अब जब चीज़ों को थोड़ा सा आगे थोड़ा सा और आगे देखा जाता है ना, तो कुछ स्वरूप व्यक्त होते हैं। जैसे लेंस सूत्र आता है, लेंस सूत्र, और लेंस सूत्र का जो निगमन है ना वो क्लास 10 के एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ही देखेंगे। इसका जो फार्मूला होता है ना वो होता है 1/f = 1/v - 1/u, जहां पे जो f है ना वो फोकस दूरी है, फोकस बिंदु से जो प्रकाशिक केंद्र है उसके बीच की दूरी है। जो v है हमारा वो प्रतिबिंब से फोकस, ऐसे कर सकते हैं ना कि प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी है। जो u है वो वस्तु से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी होती है। मतलब एक क्या है कि फोकस बिंदु से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, ये प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, ये वस्तु से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी होती है। तो ये तीनों दूरियां होती हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग कहते हैं लेंस सूत्र। एक बार यही सवाल पूछ दिया था कि लेंस सूत्र लिखिए, केवल आपको सूत्र लिखना था, उसका निगमन नहीं करना था। और लेंस सूत्र क्या होता है, यही होता है कि 1/f = 1/v - 1/u, ये हमारा लेंस सूत्र है, ठीक। अब जब प्रकाशिक किरण कहीं से आपतित होती है ना, तो थोड़ा सा उस पर जाते हैं, हमारे प्रतिबिंब बनते हैं और प्रतिबिंबों का निरूपण होता है। तो उन प्रतिबिंबों के निरूपण को समझते हैं कि आखिर प्रकाशिक किरण किस नियम के आधार पे अपवर्तित होती है और प्रतिबिंबों का निर्माण किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ 3 नियम होते हैं। पहला नियम है, दोनों लेंसों के लिए एक साथ देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला नियम ये कहता है ना कि यदि समांतर आ रही है उत्तल लेंस में तो वो अपवर्तित होकर फोकस से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। और यहीं अगर उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस का रूल ये होता है ना कि यदि आप समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी। मतलब अब इसको हम लोग समझते हैं। प्रथम नियम ये कहता है ना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आपतित होती हैं अथवा आपतित होती हुई प्रतीत होती हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पे आपतित होती हैं या आपतित होती हुई प्रतीत होती हैं। जो दूसरा नियम कहता है ना, वो दूसरा नियम जस्ट इसी का अपोजिट है। दोनों के लिए अगर समझे तो वो बोला जाता है ना कि जब कोई प्रकाशिक किरण फोकस बिंदु से हो करके जाती है, जैसे प्रकाशिक किरण है जो कि फोकस बिंदु से क्या कर रही है, हो करके जा रही है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसमें बोला जाता है, इसका भी हम देखते हैं, तो इसका भी कुछ वैसा ही होता है कि यदि फोकस बिंदु से होकर के जाए तो अपवर्तन के पश्चात जो होगा ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आगे अगला यदि हम देखें तो अगला रूल इनका बहुत सिंपल सा है, ये कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना किसी विचलन के सीधा निकल जाती हैं।
इनमें कोई विचलन ही नहीं होता है, ये क्या होती हैं, सीधा सीधा निकल जाते हैं। तो 3 रूल है लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, इसके 3 नियम है। पहला नियम ये कहता है ना कि समांतर आने वाली प्रकाश से किरणें फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम कहता है कि फोकस पे यदि आ रही हैं तो फिर समांतर हो जाएंगे। और तीसरा नियम कहता है कि प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाशिक किरणें अपवर्तन के पश्चात एकदम सीधा निकल जाती हैं, कोई विचलन ही नहीं होता है। यदि प्रकाशिक केंद्र पर आ रही हैं तो अपवर्तित ही नहीं होंगी, सीधा सीधा क्या होंगी, निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक बार फिगर बना के और तुम लोग इसे लिखने का प्रयास करो। तो ये हमारा हो गया। अब बचा है केवल चिन्ह परिपाटी नियम। ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी नियम भी इसमें आसान ही होता है। उसका सिंपल सा रूल है ना कि जो भी दूरियां होंगी वो कहां से मापी जाएंगी, फोकस नहीं, यहाँ प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। ठीक है। तो ऐसे समझते हैं ना कि हम कोई लेंस ले लिए हैं और इसी में हम चिन्ह परिपाटी नियम को समझ रहे हैं। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे ये हमारा हो गया प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक के चिन्ह परिपाटी नियम ये कहता है ना कि लेंस के आपतन के दिशा में, आपतन मतलब क्या है, प्रकाशिक किरण के आपतन की दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वो हम धन प्लस में मापेंगे, और इसके विपरीत मापते हैं ना तो माइनस में। और कुछ शुरू से होते हैं। जैसे पहला नियम ये कहता है ना कि हम वस्तु को सदैव बाईं ओर रखते हैं, इधर। ठीक है ना। वस्तु सदैव लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। दूसरा नियम यह कहता है ना कि आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी हम प्रकाश यहाँ पे अपना प्रकाशिक केंद्र से दूरी का मापन करेंगे, तो जब यहाँ पे देखो ना, अगर हमें दूरी इधर की मापनी हो तो हम बेसिकली आपतित प्रकाश की दिशा में थोड़ा ही माप रहे हैं, हम तो विपरीत दिशा में जाके माप रहे हैं ना। तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां सदैव धन चिन्हों के साथ ली जाती है, और इसके यदि विपरीत दिशा में जो मापी जाएंगी वो सदैव ऋण चिन्हों के साथ ली जाएंगी। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां धन चिन्हों के साथ ली जाती हैं, और नीचे की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां ऋण चिन्हों के साथ ली जाती हैं। अब इसको ना समझने में सबसे आसान तरीका ये है ना कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में बहुत बार एक कार्तीय तल, निर्देशांक तल पढ़े हुए हैं, और निर्देशांक में पढ़ते हैं ना कि ये हमारे एक्स अक्ष की धन दिशा है, वाई अक्ष की धन दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है। अब इस बिंदु को उठा करके यहीं पे सेट कर देते हैं, देखो याद हो जाएगा तुरंत। इसके इधर प्लस, इसके ऊपर प्लस, इसके इधर माइनस और इसके नीचे माइनस। ठीक है। तो अब इस नियम को एक बार फिर से सुनो। पहला नियम ये कहता है ना कि वस्तु सदैव लेंस के बाईं ओर रखी जाएगी। दूसरा नियम कहता है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां, या फिर ऐसे कह सकते हो ना कि दूसरा नियम ये कहता है ना कि दूरियों का मापन सदैव प्रकाशिक केंद्र से करते हैं। पहला नियम क्या कहा कि वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाएगी। दूसरा नियम कहता है कि जो भी वस्तु की दूरी का मापन करेंगे वो प्रकाशिक केंद्र से करेंगे। तीसरा नियम कहते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक चिन्हों के साथ तथा विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक चिन्हों के साथ ली जाती हैं। और चौथा नियम यह कहता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक चिन्हों के साथ तथा नीचे की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां सदैव ऋणात्मक चिन्हों के साथ ली जाती हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ होते हैं। और इसमें अब एक चीज बचा रह गया है कि जो वस्तु प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है। तो उसको ऐसे समझो ना कि वस्तु जब अनंत पे होती है तो फोकस पे बनाती है, और जब अनंत से जितना पास लाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा थोड़ा थोड़ा दूर होता चला जाता है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो आगे बनेगी।